Okay. So hello engineers, how are you? I hope you are doing well और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी. So अभी बात आती है कि जैसा कि हम लोगों का प्लान बना था कि we need to continue environmental engineering along with RCC so that complete हमारा अच्छे से कोर्स हो जाएगा. तो अभी मेरी बात आती है कि एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 के तहत मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें क्लियर करवा दी थी. तो 2 मिनट का रिवीजन करवा देता हूँ कि एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था. एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने मेरे ख्याल में वाटर डिमांड स्टार्ट कर लिया था और वाटर डिमांड में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस करा था कि हमारा किस किस चीज़ों पर वाटर डिमांड जो है वो डिपेंड करता है और वाटर डिमांड कैसे कैसे आता है. टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी थी. तो मुझे उम्मीद है कि टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड आप लोगों को अच्छे से आ गई होगी. एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर डिमांड. तो वाटर डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको जरा पढ़ते हैं, बट उससे पहले 2 मिनट के रिवीजन कर लेते हैं कि वाटर डिमांड जो है वो आप लोगों की कौन कौन से टाइप्स की होती है. पहला होता है आप लोगों की डोमेस्टिक वाटर डिमांड. डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए मैंने लिखवाया था जनरली ये 135 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डिमांड तक चली जाती है, जिसको एलपीसीडी के नाम से जाना जाता है. वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था. उसके बाद सेकेंडरी वी हैव डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड और इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था थेफ्ट एंड लॉसेस जो कि 15% तक चले जाता है. और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था फायर डिमांड. फायर डिमांड मैंने आपको बताया था जनरली कि 1 एलपीसीडी तक लेकर चलते हैं नॉर्मली अगर हमको डाटा नहीं दे रखा होता, लेकिन इसके लिए वेरियस फॉर्मूलाज वी हैव डिस्कस्ड. कौन कौन से फॉर्मूला अपने को देखने को मिले थे अगर तुम्हें याद हो तो हमने इसके तहत देखा था. एक तो था हमारे पास टिचलिंग्स फॉर्मूला, एक था हमारे पास टिचलिंग्स फॉर्मूला, दूसरा था हमारे पास इंपॉर्टेंट जो आ रहा था वो था बस्टन फॉर्मूला, तीसरा था इंडियन एसोसिएशन अंडर रेटर्स फॉर्मूला और चौथा था हमारे पास फ्रीमैन फॉर्मूला. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम देखोगे कि ये काफी हद तक एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोगों को इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पैटर्न पे देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो ये वाटर डिमांड हम लोगों ने पढ़ी थी और मुझे उम्मीद है कि ये वाटर डिमांड आपको समझ में आ गई होगी. नाउ कम टू द अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर डिमांड. तो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो आपके पानी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले मेरे पास आता है साइज ऑफ द सिटी. एज आई नो दैट जितना ज्यादा साइज ऑफ द सिटी होगा उतना ज्यादा आप लोगों का वाटर डिमांड होगा. ऑब्वियसली जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा वाटर डिमांड होगा ना. तो मैं एक टेबल लिख कर लाया हूँ. वो टेबल यू नीड टू लर्न कि भाई आपकी अगर पॉपुलेशन जो है वो 20,000 से कम है तो वाटर डिमांड किस तरीके से चलता है पर पर्सन के हिसाब से 110. अगर आप लोगों की पॉपुलेशन जो है वो 20 से 50,000 है तो 110 से 150. ठीक इसी तरह 50,000 से 2 लाख पे एलपीसीडी, ये यूनिट कौन सी है, लीटर पर डे पर पर्सन कह लो या एलपीसीडी कह लो, एक ही बात है, 150 से 240. ठीक इसी तरह 10 लाख तक का 335 से 360 तक चले जाता है. आई वांना सजेस्ट एवरीबडी दैट यू नीड टू लर्न दीज ऑल द वैल्यूज बिकॉज ये पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत पूछी जा सकती है. ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरा फैक्टर मेरे पास आता है क्लाइमेटिक कंडीशन. देखो क्या होता है ना क्लाइमेटिक कंडीशन में, अब बहुत ज्यादा गर्म प्लेस है तो जाहिर तौर पे पानी तो ज्यादा यूज होगा ही होगा. भाई पानी कहाँ कहाँ पर यूज होगा, बाथिंग में यूज होगा, एयर कूलर्स में यूज करने मतलब क्लीनिंग में यूज होगा आप लोगों का. उसके बाद कूलर्स में यूज होगा आप लोगों का, एयर कूलर्स, एयर कंडीशनिंग में यूज होगा एटसेट्रा. बहुत सारी जगह गर्म जगहों पे पानी का बहुत यूज होता है, आप लोग समझ ही सकते हैं. लेकिन ठंडी जगहों पे भी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा जो ठंडी जगहें होती हैं उनमें क्या होता है जो आपकी पानी की टूंटियां होती हैं उनको आप ओपन छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पानी उसमें स्टैटिक कंडीशन में रुकेगा, बंद कर दोगे तो पानी रुक जाएगा और पानी रुकने के कारण पानी जमा हो जाता है. फिर उसमें बर्फ बनने के बाद पानी फ्लो नहीं कर पाता. इसलिए हम क्या करते हैं, हम टैप्स को ओपन छोड़ देते हैं टू अवॉइड फ्रीजिंग ऑफ द पाइप्स. ठीक है, तो अब क्या होता है ना, इसको समझते हुए चलना कि आप लोगों का ज्यादातर पाइप जो होता है वो ठंड के कारण उसका मेटल सिकुड़ जाता है. अब सिकुड़ जाता है तो जॉइंट्स ढीले हो जाते हैं.
ज्वाइंट्स जो है वो लूज हो जाते हैं, और ज्वाइंट जब लूज होते हैं तो उनमें से लीकेज हो जाता है। तो कोल्ड कंट्रीज में 2 फैक्टर है जिनके कारण पानी की कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, और गर्मियों में तो आपको पता ही है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा फैक्टर आता है हैबिट्स ऑफ द पीपल। आपको पता है जो रिच और अपर क्लास फैमिली होती है वो ज्यादा पानी यूज करती है। क्यों भाई? गार्डनिंग में, घर की सफाई में, और फ्लशिंग सिस्टम में ज्यादा होता है, मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण आदतों के अनुसार भी पानी की डिमांड चलती है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज की मैं बात करूं, ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था इंडस्ट्रियल सेक्टर पे पानी सबसे ज्यादा यूज हो सकता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे मैक्सिमम वाटर डिमांड आ सकती है, जो कि अगर याद हो तो मैंने तुम्हें बताई थी हॉस्पिटल के लिए। अगर 100 बेड से ज्यादा का हॉस्पिटल है तो उसमें 450 एलपीसीडी की वाटर डिमांड लेकर चलते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वाटर डिमांड बढ़ेगी। तो आपने क्या कहा? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर डिमांड। दैट इज वेरी कॉमन एक्टिविटी, सिंपल सी बात है। जितना ज्यादा आपका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगा उतना ज्यादा आप लोगों का वाटर डिमांड बढ़ेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर से पैसा आना और जाना होता है। तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको वहां पर वाटर डिमांड ज्यादा देखने को मिलेगा। क्वालिटीज ऑफ वाटर सप्लाई, जितना ज्यादा क्वालिटी अच्छा होगा पानी उतना ज्यादा यूज होगा, सिंपल सी बात है। प्रेशर, अभी जितना ज्यादा प्रेशर होगा ना, आप कई बार देखोगे कि घर की छत पे जो टंकी है उसमें पानी अपने आप चढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कई कई एरिया में। तो क्या होता है कि पानी का प्रेशर बहुत अच्छा है। अब पानी का अगर प्रेशर बहुत अच्छा है तो जाहिर तौर पे पानी ऊपर तक चढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि पानी की यूज भी ज्यादा होगा, पानी का वेस्टेज भी ज्यादा होगा। तो अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अच्छा है तो वो पानी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जिसके कारण आप लोगों का वाटर डिमांड बढ़ेगा। तो अभी बात आती है यहाँ पर थोड़ा, अगर जहां पर सीवेज फैसिलिटीज हैं वहां पर भी आपके पानी का प्रेशर ज्यादा होगा और लॉसेस और वेस्ट पानी का ज्यादा होगा। तो ये 2 चीजें याद रखना। एक तो प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, दूसरा पॉइंट भी है कि अगर आप लोगों की सीवेज फैसिलिटीज अवेलेबल है, जहां सीवर सिस्टम है, सीवर सिस्टम ज्यादा है तो वहां पे थोड़ा लग्जरीनेस आ जाता है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो सुधर जाता है, और सुधरने के कारण आपका वाटर डिमांड ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह सिस्टम ऑफ सप्लाई की मैं बात करूं तो सिस्टम ऑफ सप्लाई है क्या भाई? एक तो होता है कॉन्टिन्यूस सिस्टम, एक होता है इंटरमिटेंट सिस्टम। कॉन्टिन्यूस सिस्टम में पानी 24 घंटे आना, 24 घंटे आएगा तो वेस्ट भी होगा, वेस्ट होगा इसका मतलब डिमांड बढ़ेगी, है ना। इंटरमिटेंट में क्या होता है? टाइम टू टाइम, जैसे दिल्ली है या मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या होता है ना कि आप लोगों का जो पानी होता है वो टाइम टू टाइम आता है। आप दिल्ली के हैं या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के हैं तो देखेंगे पानी टाइम टू टाइम आता है। अब टाइम टू टाइम आने में क्या है कि लोग स्टोर करके रख लेते हैं, लेकिन वेस्ट कम होता है, तो उसमें आपका पानी कम अमाउंट में कंज्यूम होता है। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। अब कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली जितना महंगा पानी उतना कम यूज करोगे, तो इसमें तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों का कॉस्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर डिमांड है। अब कौन कौन से फैक्टर आपके वाटर डिमांड पे डिपेंड कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ऑफ द सिटी, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटिक कंडीशन, रीजन मैंने आपको बता ही दिया। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, इंडस्ट्रियल डिमांड, क्वालिटीज, प्रेशर, कॉस्ट, और उसके बाद आ रहा है सिस्टम ऑफ सप्लाई। इन फैक्टर्स के बेसिस पे आप लोगों की डिमांड ऑफ द वाटर चलती है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि रटने की चीज नहीं है, लेकिन एग्जाम में ना बहुत अच्छे लेवल तक पूछी जाती है। तो इसीलिए आप इसको समझ कर चलना कि भाई इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काम आती है। अब क्या होता है कि जब हम पानी की बात करते हैं तो देखो पानी के केस में डिजाइनिंग निकल कर आती है, और वो जो डिजाइन होता है वो काफी सारी चीजों के बेसिस पे होता है। तो हमारे पास कुछ डिजाइनिंग फैक्टर्स आते हैं, वो फैक्टर्स नहीं है, वो टर्म्स है। तो डिजाइन किसी भी चीज को हम करते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास आता है यहाँ पर मैक्सिमम डेली कंजम्पशन, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन। एक मेरे पास आता है यहाँ पर मैक्सिमम आर्ली कंजम्पशन। अब कंजम्पशन कह लो या डिस्चार्ज कह लो या वॉल्यूम कह लो, एक ही बात है ना। क्योंकि जितना ज्यादा कंज्यूम होगा पानी उतना ज्यादा वॉल्यूम लगेगा, और जितना ज्यादा वॉल्यूम आएगा उतना डिस्चार्ज भी आएगा। तो ये तीनों चीजें इंटररिलेटेड होती हैं, ठीक है।
एक आता है एवरेज डेली कंजम्पशन, एक आता है आप लोगों का एवरेज आर्ली कंजम्पशन। तो ये चार बेसिक टर्म्स आप लोगों की यूज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ दो टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ यूज होती है, मैं उनके बारे में लिखवा देता हूँ। एक आती है आप लोगों की मैक्सिमम वीकली डिमांड कह लो या कंजम्पशन कह लो, एक ही बात है। मैक्सिमम वीकली कंजम्पशन, या आपके पास एक और आती है मैक्सिमम मंथली कंजम्पशन। तो ये जो चीजें हैं ये आप लोगों को ना बेसिकली याद करनी है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसके बिहाफ पर क्वेश्चन काफी हद तक एग्जाम में बने हैं, जेई के एग्जाम में खासकर। तो वो जो डिमांड और कंजम्पशन की मैं बात करूं, वो जो वेरिएशन आती है उनमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, तो ये तो आपको पता है। देखो कि जितना ज्यादा छोटा टाउन होगा उतनी ज्यादा वेरिएबल डिमांड होगी, और जितना बड़ा टाउन होगा उतना ज्यादा आप लोगों का मीन से थोड़ा डिपार्चर कर जाएगा, मतलब जो एक मीन वैल्यू होती है उससे डिविएशन ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मेरी बात आती है, क्लियर करेंगे कि पहला टर्म मेरे पास आता है मैक्सिमम डेली कंजम्पशन। इसका मतलब क्या होता है? दिस ऑल द स्टफ यू नीड टू लर्न, मतलब तो आपको समझ में ही आ रहा है कि डेली के बेसिस पे आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो कंज्यूम हो रहा है वो कितना है। वो लिया जाता है 180% ऑफ एवरेज, यानी आप लोगों का एवरेज डेली डिमांड का 1.8 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड होता है। दिस यू नीड टू लर्न एज इट इज। आपको ये याद करना है कि एवरेज डेली डिमांड का मैक्सिमम डेली डिमांड के साथ 1.8 का रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैक्सिमम आर्ली कंजम्पशन। दिस इज एक्चुअली डिफाइंड एज मैक्सिमम आर्ली कंजम्पशन इज डिफाइंड एज आर्ली एवरेज आर्ली कंजम्पशन का 1.5 टाइम्स। मैंने क्या कहा? मैक्सिमम आर्ली कंजम्पशन इज एवरेज आर्ली कंजम्पशन का 1.5 टाइम्स। और अगर आप मेरी बात को समझो तो आगे चलो क्लियर करते हैं। एवरेज आर्ली कंजम्पशन आप कैसे निकाल सकते हो? आपने कहा एवरेज आर्ली कंजम्पशन निकालने का छोटा सा तरीका है, मैक्सिमम डेली डिमांड को 24 घंटों से डिवाइड कर देता हूं। तो ऑब्वियसली एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, अब 24 घंटे में से 1 घंटे का निकालना है, तो आप क्या कर रहे हो? एवरेज ही तो निकाल रहे हो। तो एवरेज आर्ली तो आपने निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन 24 घंटे, एवरेज डेली डिमांड आ गया, और उसका 1.5 टाइम्स क्या हुआ यहाँ पर? वो हो गया आपका मैक्सिमम आर्ली। ये हो गया मैक्सिमम आर्ली डिमांड या कंजम्पशन, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब क्लियर करते हैं। ऊपर आपने पढ़ा मैक्सिमम डेली डिमांड क्या है? एवरेज डेली का 1.8 है, और एवरेज डेली को इन्होंने क्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो आप भी क्यू से समझ जाओ जो मैं कह रहा हूं। बस आपने कहा 1.5 मैक्सिमम डेली की जगह एवरेज डेली की टर्म्स में लिखा 1.8 ऑफ क्यू अपॉन 24। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली बन गया 1.8 इंटू 1.5 इज कॉल्ड 2.7, और क्यू अपॉन 24 क्या है? एवरेज डेली डिमांड अपॉन 24, तो एवरेज आर्ली डिमांड हो गई। दिस इज व्हाट, दिस इज आर्ली डिमांड हो गई अब की बार। लेकिन वो आर्ली किसकी टर्म्स में आ रहा है? वो आ रहा है एवरेज की टर्म में, तो दिस इज कॉल्ड एवरेज आर्ली डिमांड। और आप यहां से कर सकते हैं मैक्सिमम आर्ली डिमांड क्या हुई? 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज आर्ली डिमांड। दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू नीड टू लर्न इट, क्योंकि आपके एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछते हैं कि आपके रिलेशन में फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये फैक्टर के बारे में मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये आपको समझ में आ गया? ये 2.7 क्या कहलाता है यहाँ पर? 2.7 यहाँ पर कहलाता है पीक फैक्टर। 2.7 क्या है? दैट इज कॉल्ड पीक फैक्टर। आई विल टेल यू व्हाट द पीक फैक्टर इज एक्चुअली। तो अभी मेरी बात आती है यहां से कि हम लोगों ने ये टर्म समझी, इसमें याद क्या क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को इसमें याद करना है एक हाँ, सबसे पहले आप लोगों को इसमें याद करना है ये रिलेशन जो हाईलाइट कर रखा है। दूसरा रिलेशन ये मैक्सिमम डेली और एवरेज डेली, मैक्सिमम आर्ली और एवरेज आर्ली, और मैक्सिमम आर्ली और वो एवरेज आर्ली। ठीक है ना? ये चीजें आपको पूरी पूरी याद करनी है कि कैसे कैसे क्या चलता है। क्लियर है? ओके, नाउ मैक्सिमम वीकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम लोग पढ़ सकते हो कि मैक्सिमम वीकली डिमांड क्या होता है। वीकली डिमांड इज इक्वल टू 1.48 टाइम्स ऑफ एवरेज वीकली और 1.28 टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली। अब ये कैसे आया? दिस इज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला, ऑल दिस इज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये आईएस कोड से आए हैं 1911 से।
आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कोड है IS 1911, वहां से हमने एज इट इज उठाकर रखे हैं जो पेपर में पूछता है। अभी मेरे पास टर्म आती है यहां से, दैट इज कॉल्ड पीक फैक्टर। मैं पीक फैक्टर की बात कर देता हूं। मैंने कभी अभी टर्म यूज करी है, दैट इज कॉल्ड पीक फैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पीक फैक्टर? देखो, पीक का मतलब आपको पता है क्या होता है? पीक का मतलब होता है कितना ज्यादा चल रहा है। जैसे हम लोग 24 घंटे में से दिन के ऑफिस टाइमिंग सुबह 9 से 11 पीक टाइम लेकर चलते हैं और शाम को 5 से 7 पीक टाइम लेकर चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द पीक टाइम? कि भाई जो 24 घंटे का एवरेज आ रहा है उस पर्टिकुलर 4 घंटे के दौरान आपकी एवरेज वैल्यू से कितना ज्यादा चल रहा है, वो पीक टाइम होता है ना। तो आई विल से दैट पीक फैक्टर को डिनोट किया गया पी से, और इसका फॉर्मूला मेरे पास आता है मैक्सिमम डिमांड, जितनी भी आपकी मैक्सिमम डिमांड आ रही है अपॉन एवरेज डिमांड, जितनी आप लोगों की एवरेज डिमांड आ रही है। क्लियर है? तो ये तो हो गया पीक फैक्टर का फॉर्मूला। अब पीक फैक्टर आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाहता हूं। अब मेरे पास बात आती है कि पीक फैक्टर आप लोगों के पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल है, वो जो IS कोड मैंने बोला ना, उसके अलावा एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल बेस्ड आपके पास पीक फैक्टर की वैल्यू आती है। वो कहता है कि अगर आपके पास 50,000 से पॉपुलेशन कम है तो आप लोग पीक फैक्टर लेकर चलोगे 3। अगर आपके पास पॉपुलेशन 50,000 से 2 लाख के बीच में है तो आप लोग पीक फैक्टर लेकर चलोगे 2.5। अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो 2 लाख से ज्यादा है तो आपके पास पीक फैक्टर होना चाहिए 3। ये चीज आपको याद रखनी है। ये है आपकी पॉपुलेशन वर्सेस पीक फैक्टर का एक छोटा सा टेबल जो जेई के पेपर में बेसिकली पूछता है। ठीक है, ये तो हो गए पॉपुलेशन वाइज। और अगर जनरल पीक फैक्टर की बात करी जा रही है तो ऊपर मैंने लिखवाया 2.7 होगा। एक नोट करके यहाँ पे भी लिख लो, दिस इज योर फर्स्ट नोट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। अगर आप रूरल वाटर सप्लाई की बात करते हैं, रूरल वाटर सप्लाई गांव में जो जाती है ना, उसके लिए जनरल पीक फैक्टर जो लिया जाता है वो होता है 3। ये भी आप लोगों को याद करना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से ये पीक फैक्टर्स वेरी करते हैं। और अगला मेरे पास टर्म आता है दैट इज कॉल्ड डिजाइन पीरियड्स। भाई डिजाइन पीरियड क्या है ना, अब किस किस चीज को तुम लोग किस किस चीज के बिहाफ पर और कितने सालों के लिए डिजाइन करते हो, दिस टेबल यू नीड टू लर्न। 2 बार देख लेना बस। अगर स्टेट का पेपर दे रहे हो तो स्टेट के पेपर में आती है, सेंट्रल के पेपर में नहीं आएगा। स्टेट के पेपर में जनरली पूछा जा सकता है। यदि तुम उत्तराखंड का पेपर दे रहे हो, जैसे हरियाणा का पेपर दे रहे हो, जहां जहां पानी का ज्यादा यूज है ना, वहां पूछा जा सकता है ये। तो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स आप लोगों की डेली डिमांड के बेसिस पे होती है 15 साल के लिए। उसी के बाद आती है आप लोगों की मेन सरप्लस पाइप्स, जो वाटर पाइप्स आते हैं ना, बड़े बड़े देखे होंगे आप लोगों ने, रोड के किनारे कई बार लगे होते हैं, जो एक पर्टिकुलर शहर में पानी देने के लिए यूज होते हैं, बड़े पाइप, मेन पाइप, वो 30 सालों के लिए डिजाइन होते हैं। ट्यूबवेल्स 50, रिजर्वायर 50 और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है 30 सालों के लिए डिमांड किया जाता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो किस बेसिस पे डिजाइन होता है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड पे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, क्लियर होना चाहिए। ओके, चल अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि भाई वाटर डिमांड क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और वाटर डिमांड के डिजाइनिंग के टाइम आपके 4 टर्म्स आती है, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, एवरेज डेली और एवरेज आर्ली। तो उनके बिहाफ पर मैंने कुछ फैक्टर्स भी आप लोगों को बताए थे और वो पीक फैक्टर की बात भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। और अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ एक टेबल दिखाया है कि इस टेबल के बिहाफ पर आप लोगों के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल की जहां तक बात है आगे मैं कराऊंगा, शायद मैं लाया हूं न्यूमेरिकल। हाँ, तो अब मेरे पास बात आती है ना सारी चीजें यहां से कि ये जो वाटर डिमांड आपने पढ़ी कि क्या होती है, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है और कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेशन में इसका यूज करते हैं। अब बात आती है कि वाटर डिमांड जो होती है, अपने को पता ही है बात कि वाटर डिमांड एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑल्सो। वाटर डिमांड जो होती है वो पॉपुलेशन पे पूरा डिपेंड करती है। वाटर डिमांड डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन
ये अपने को अच्छे से पता है। और जो पॉपुलेशन है वो वेरिएबल है एंड द पॉपुलेशन इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, कोई फिक्स तो होती नहीं है ना। पॉपुलेशन इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। और आपने मुझे कहा कि ये वेरिएबल क्वांटिटी है तो हर साल वाटर डिमांड बढ़ती घटती रहेगी डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन। अब कोरोना काल में वाटर डिमांड घट गई थी, इतना ज्यादा पानी अवेलेबल हो गया था, और उसके बाद जब अभी नॉर्मल चल रहा है सब कुछ तो वाटर डिमांड कम मतलब बहुत ज्यादा हो गई है वाटर डिमांड। तो वाटर डिमांड इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। अब मेजर बात मेरे पास आती है कि पॉपुलेशन डिपेंड किस किस चीज पर करती है। देखो 3 चीजों पे पॉपुलेशन डिपेंड करेगी। पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों पे? पहला होता है आपका बर्थ रेट, जितना ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतना पॉपुलेशन बढ़ेगा। एक होता है दूसरा डेथ रेट, और तीसरा होता है आपके पास दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन रेट। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म माइग्रेशन? देखो बर्थ रेट की मैं बात करूं तो कॉमन सेंस क्या कहती है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा आपका बर्थ रेट होगा, है ना। पॉपुलेशन के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो करेगी। भाई लोग होंगे तो बच्चे भी होंगे ना, सिंपल सी बात है। और मैंने कहा पॉपुलेशन के साथ ये भी एक रिलेशन शो करती है डायरेक्टली का, बट माइग्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन का नहीं होता। माइग्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बहुत सारे फैक्टर्स का होता है। जैसे मैं पहले आपको लिखवाऊं तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कोई डिजास्टर आ गया किसी पर्टिकुलर एरिया में, अब कहीं पे भूकंप आ गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, तो वहां के लोग उठ के दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, किसी एरिया में रोजगार नहीं है तो रोजगार के चक्कर में लोग माइग्रेट होते हैं। तो माइग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं करता, माइग्रेशन डिपेंड करता है इन सब फैक्टर पे। माइग्रेशन से पॉपुलेशन घटती बढ़ती नहीं है बट ट्रांसफर होती है। मेरी बात को समझो, माइग्रेशन डज नॉट affect overall population, does not affect the overall population, it only affects the population of particular city, but only affects the population of a city। एक पर्टिकुलर सिटी की पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है बस, और कुछ नहीं करती है। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हो गई है। आगे मेरी बात आती है यहां से कि वाटर डिमांड आती है 3 चीजों पे डिपेंड करती है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन रेट। माइग्रेशन रेट मैंने आपको बताया, और किस किस तरीके से ही होता है। तो बेसिकली ना एक कर्व है जिससे हम इन चीजों को समझकर चलते हैं। वो कर्व क्या है? उस कर्व को हम लोग नाम देते हैं ग्रोथ रेट कर्व, या हम इसको एक और कर्व के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक कर्व। आपके जेई के पेपर में ये नहीं आता, सिलेबस में नहीं है, लॉजिस्टिक मेथड होता है एक, अभी मैं पढ़ाऊंगा फोरकास्टिंग का। तो इस कर्व में आपको क्या समझा रखा है? इस कर्व में आप देखना कि एक कर्व आपका चल रहा है, दिस इज फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। यहां पर ये जो कर्व चल रहा है, यहां स्टार्टिंग में जो कर्व आ रहा है ए टू बी, ये ए टू बी पोर्शन आपको बेसिकली बता रहा है बर्थ रेट। ए टू बी आप लोगों को बर्थ रेट एनालिसिस कर रहा है। कैसे? आप देखो कि ए टू बी वाले पोर्शन में आपकी पॉपुलेशन का रेट इंक्रीज हो रहा है। ए टू बी पोर्शन में पॉपुलेशन रेट इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं पॉपुलेशन रेट की बात करता हूं तो वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपका ये कर्व जो है ये ऊपर की तरफ नॉर्मली चल रहा है। आप ध्यान से देखिए। हाँ, उसके बाद आप ध्यान से देखो, बी से डी की मैं बात करूं तो बी टू डी पोर्शन में पॉपुलेशन कांस्टेंट है। बी टू डी पोर्शन में पॉपुलेशन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसमें कोई माइग्रेशन नहीं है, नो माइग्रेशन। जब भी तो कांस्टेंट है, नो माइग्रेशन। अभी लोग पैदा हो रहे हैं, अब पैदा होते ही थोड़ी मरता है कोई, तो पैदा हो रहे हैं, फिर पॉपुलेशन कांस्टेंट है, यानी ग्रोइंग पीरियड है ये आपकी सिटी का। दिस इज द ग्रोइंग पीरियड ऑफ अ सिटी। किसी भी सिटी के लिए जब आप डिजाइन करते हो तो इस कर्व के थ्रू करा जाता है। दिस इज द ग्रोइंग पीरियड, लोग आ गए हैं, पैदा हो गए हैं, और अभी लोग वहां सेटल हो गए हैं, तो दिस इज द ग्रोइंग पीरियड। उसके बाद आप ध्यान से देखो डी टू ई पोर्शन में, डी टू ई पोर्शन में क्या हो रहा है? लोग मर रहे हैं। दिस इज द डेथ रेट। हाउ? बिकॉज पॉपुलेशन रेट इज डिक्रीजिंग, पॉपुलेशन रेट इज डिक्रीजिंग। तो आपने कहा ठीक है, तो पॉपुलेशन रेट यहां पर आप देखिए कम हो रहा है, इसका स्लोप जो है वो कम होता जा रहा है। तो पहले जो इंक्रीज रेट था, आप मेरी बात को समझना, दैट एक्चुअली डिनोट्स की पॉपुलेशन। तो आप तो कहोगे कि सर डी से ई में तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप देखो कि डी वाले पोर्शन पे तो पॉपुलेशन ये है,
ई वाले पोर्शन पे पॉपुलेशन ये है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन तो हो रहा है। अब सर लोग मर रहे हैं तो फिर इंक्रीज कैसे हो रहा है? कॉमन सेंस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पॉपुलेशन नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म दैट इज कॉल्ड रेट। यहां पे मैं रेट की बात कर रहा हूं कि पैदा होने का दर और मरने का दर क्या है, कि यहाँ पर पैदा जो हो रहा है दैट इज वेरी ह्यूज अमाउंट। किसी भी सिटी को जब हम बसाते हैं तो हम डिजाइनिंग पीरियड में लोगों को उसमें सेटल करवाते हैं, तो मतलब वहां पे लोग बढ़ रहे हैं शुरू में, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में लोग आना बंद करते हैं क्योंकि सिटी भर जाती है ना जैसे। फिर जो हम कह रहे हैं डेथ रेट, वो डेथ रेट देखो आप, स्लोप कम हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर इसकी पर्टिकुलर अमाउंट के बाद पॉपुलेशन बढ़ना बंद हो जाती है। दैट पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉपुलेशन, दैट पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में ये है नहीं, इसलिए मैं बहुत डीप में जाऊंगा भी नहीं, मैं बस इतना ही आप लोगों को बताऊंगा। तो इतना तो मेरे को दो चीजें समझ में आई। इस ग्राफ से मुझे क्या समझ में आया, ग्राफ देखने के बाद इतना समझ में आया कि मेरी पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। जितना ज्यादा आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना समय भी बढ़ रहा है, मतलब समय के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है। और जो ये पर्टिकुलर पॉइंट आता है जिसमें पॉपुलेशन कांस्टेंट होती है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर माइग्रेशन हो जाए, अगर आपका माइग्रेशन हो जाए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कम हो जाता है। अगर आपका माइग्रेशन होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जोन कम हो जाता है। क्यों? अरे उसमें भी तो आपकी पॉपुलेशन रेट एकदम बढ़ रहा होता है ना कॉन्टिन्यूसली, फिर वो बढ़ता ही है। तो मैंने क्या कहा कि पॉपुलेशन रेट पहले बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, फिर वो कांस्टेंट रेट से बढ़ा, फिर वो घटने लग गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे मेरी बात आती है, नोट करके एक बात लिखवा देता हूं कि आपका जो पॉपुलेशन रेट होता है, नोट करके, if migration occurs then inflection zone becomes या reduces। अगर माइग्रेशन स्टार्ट होता है किसी का, एक सिटी से दूसरे सिटी में कोई जाता है, देन इन्फ्लेक्शन जोन जो होता है आपका वो कम हो जाता है। वहां पे इन्फ्लेक्शन जोन क्या था? जहां कांस्टेंट आप लोगों का रेट था, है ना, ग्रोथ कांस्टेंट थी, वही तो इन्फ्लेक्शन जोन था। अभी वो कम हो जाता है क्योंकि वहां पर भी इंक्रीमेंट एकदम एक्सपोनेंशियली देखने को मिलता है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को इस कर्व के मतलब से समझते हैं और इसको कर्व का नाम देते हैं लॉजिस्टिक कर्व। अब अपने को ना पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करनी है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग किस तरह से होती है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मींस कि आप, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होती है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मींस कि आप अपनी आने वाली फ्यूचर पॉपुलेशन का अंदाजा लगा रहे हो कि आपकी फ्यूचर पॉपुलेशन किस किस तरीके से कितनी कितनी हो सकती है एक पर्टिकुलर ईयर में। क्योंकि किसी भी सिटी को जब हम डिजाइन करते हैं तो वो सिटी को डिजाइन करने के लिए वी नीड टू केयर अबाउट द पॉपुलेशन आफ्टर 30 ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स, क्योंकि हम डिजाइनिंग जनरली 30 ईयर्स टू 50 ईयर्स के बीच में करते ही है ना। तो वो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या है? फ्यूचर पॉपुलेशन का पता लगाना। और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होती है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर फोरकास्टिंग, फ्यूचर पॉपुलेशन। और ये जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हम लोगों ने करी, ये बहुत सारे तरीके से करी जा सकती है, बट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। पहला आता है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन मेथड। दूसरा मेरे पास आता है यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन मेथड। तीसरा मेरे पास आता है यहाँ पर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। और चौथा मेरे पास आता है डिक्रीमेंटल डिक्रीज मेथड। एक और आता है दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक कर्व मेथड, बट वो मेरी ख्याल में आपके कोर्स में है नहीं, तो इसलिए मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बात आती है यहां से कि मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि अरिथमेटिक मीन मेथड क्या कहलाता है। फॉर्मूले से ही काम करेंगे, फॉर्मूले से सब कुछ होगा। अरिथमेटिक मीन मेथड कब यूज करा जाता है? ये मेथड जब यूज होता है जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जब आप लोगों का कांस्टेंट होगा
तब हम अरिथमेटिक मीन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं और अपनी फ्यूचर पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी मेरी बात आती है यहाँ से कि आप लोग सिंपल फॉर्मूले से भी अगर समझना चाहो, सपोज मैं आपको कहता हूँ कि पी नॉट प्लस में एन टाइम्स ऑफ एक्स, जहां पर पी एन क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स के बाद की पॉपुलेशन हो गई। पी नॉट क्या है, प्रिंसिपल पॉपुलेशन, या फिर टी इज इक्वल टू जीरो पे पॉपुलेशन जो है, एट टी इज इक्वल टू जीरो। अब टी इज इक्वल टू जीरो क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो है आपका जिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन से आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो टी इज इक्वल टू जीरो कह लो, या फिर मैं इसको कहता हूँ लास्ट सेंसस, जो लास्ट आप लोगों ने कैलकुलेशन करवाई है जब पॉपुलेशन कैलकुलेट हुई थी, वो लास्ट कैलकुलेशन है। एन हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद आप उसको देखना चाहते हैं, और एक्स हो गया आपका ग्रोथ, एक्स हो गया अरिथमेटिक मीन, लिख लेंगे, ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन नोन डिकेड्स, कितने साल बाद आपकी वो पॉपुलेशन किस दर से इंक्रीज हो रही है वो, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले को जरा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की मदद से, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले टू ऑन द स्क्रीन कह रहा है कि आपके पास पॉपुलेशन है 5 डिकेड्स की, 1930 से 1970 तक एक टेबल के अंदर दे रखी है। कह रहा है कि 1 2 3 डिकेड्स के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, यानी 1970 के बाद, डिकेड का मतलब 10 साल होता है, ठीक है, ये क्या होता है 10 ईयर्स होता है। तो 1970 तक का डाटा दे रखा है, कह रहा है 80 में, 90 में और 2000 में कितनी कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी वो बताओ। बहुत इजी है, आप समझ कर चलो अगर मेरी बात को, तो आप यहां से कह सकते हैं पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पी एन इंटू, फॉर्मूला क्या है, पी एन इंटू एन इंटू एक्स, ठीक है ना। तो भाई पी नोट तो क्या है ना, पी नोट कहलाती है आपकी जो लास्ट डिकेड की पॉपुलेशन है। लास्ट सेंसस कब हुआ है, लास्ट सेंसस आप लोगों का हुआ है 4700 का, तो पी नोट तो आपको पता है। चलो एक्स बार एवरेज निकालना पड़ेगा मेरे को सबका, तो हाउ एक्चुअली आई विल बी गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज। अब ये एवरेज क्या है ये समझो पहले, दिस इज द एवरेज ऑफ इंक्रीमेंट, दिस इज एवरेज ऑफ इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीज हुआ है आप लोगों का, ये वो एवरेज है। तो आपने मुझे कहा कितना कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर इंक्रीमेंट आ रहा है 3 का, यहाँ पर इंक्रीमेंट आ रहा है 6 का, और यहाँ पर इंक्रीमेंट आ रहा है आप लोगों के 8 का, यही हो रहा है ना। तो आपने कहा ठीक है यार, और कोई भी आ रहा है क्या, हाँ ये भी तो जा रहा है, 42 से 47 में जा रहा है 5 का। अब इनका एवरेज निकालते हैं। आपने कहा 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 अपॉन 4, आपने कहा 6 पास 11 3 14 और 4 22 अपॉन 4, लगभग लगभग 5500 आ रहा है। तो इतनी आप लोगों की एक्स बार की वैल्यू आ गई, यानी इतना इंक्रीमेंट हो रहा था और उसका एवरेज आ गया। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट आंसर। अगर मैं 1980 की बात करता हूँ पॉपुलेशन की, तो 70 में तो 47,000 थी, एन टाइम्स आप लोगों का कितना, अभी एक ही डिकेड है, ध्यान से देखो, एन का मतलब एक हो गया इंटू 5500, यू विल सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। ऑब्वियसली योर आंसर विल बी इक्वल टू 52,500। अभी अगर मैं 2 डिकेड की बात करता हूँ, पी 1990 की बात करता हूँ, तो इट्स वेरी ओके, 4700 प्लस में 2 इंटू 5500, तो आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट आंसर एज 5800, खत्म। ठीक इसी तरह यू कैन कैलकुलेट फॉर 2000, व्हाट द 2000 इज सेइंग टू यू, 3 इंटू 55, 47,000 बट 3 इंटू 55, तो व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट यू विल गेट इट एज 63,500, गॉट इट। तो आई होप सो कि मेथड समझ में आ गया होगा। अब इस मेथड से रिलेटेड एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग इसका कर्व बनाना चाहते हैं तो कर्व कैसा बनेगा, ऑब्वियसली ना, पॉपुलेशन वर्सेस एन ईयर्स का कर्व कैसा होगा इसका, स्ट्रेट। कुछ पॉपुलेशन आपके पास थी और ये मान लीजिए एन ईयर्स है और ये है आपकी पॉपुलेशन, तो वो स्ट्रेट लाइन चलेगा, क्योंकि आप मानकर चल रहे हैं कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना, डीपी बाई डी जो है वो कांस्टेंट है। ओके,
Now come to the another method that is called geometric mean method. That is called geometric mean method. What this method is actually suggest to you, आपको बोला गया है इस मेथड के अंदर सिंपल फॉर्मूले से बात करते हैं पहले, ठीक है। पी एन इज इक्वल टू पी नॉट इंटू वन प्लस में के की पावर एन। अब देखो फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक वाला नजर भी आ रहा है और समझ भी आ रहा है तुम लोगों को। पी एन क्या है वो आपको सबको पता है, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स। पी नॉट क्या है, पॉपुलेशन इन लास्ट काउंट, है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, वो भी क्लियर है। और के क्या है आप लोगों का, अभी के की मेरी बात आती है, के थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। कितने ग्रोथ के साथ आपका रेट चल रहा है, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा, मैंने हाईवे इंजीनियरिंग में भी इस फॉर्मूले को आपके साथ पहले डिस्कस किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आया होगा। अब मेरी बात आती है यहां से कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे डिकेड्स हैं और हर डिकेड का अलग अलग, नोट करके लिख लेना चलो इसको आप लोग, कि इफ देयर आर एन डिकेड्स, अगर आपके पास एन डिकेड्स हैं और हर डिकेड का ग्रोथ रेट अलग अलग है, एंड एवरी डिकेड हैज ग्रोथ रेट and every decade has growth rate of m1 की जगह k1 ही कर लो। growth rate of k1, k2, k3 and so on, I will say that। तो k net आपके पास कितना निकल कर आता है, उसका छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, k1 इंटू k2 इंटू k3 एंड सो ऑन, उसका रूट, ठीक है। अब ये रूट की अगर मैं बात करूं तो देखो, दो होती है तो 1/2 पावर आ जाती है, तीन होती है तो 1/3 पावर आ जाती है, चार होती है तो ये n की वैल्यू 4 आ जाती है। ये मतलब आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक चीज है, ठीक है। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। ओके, क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको दे रखा है कि डिटरमिन द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बाय ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इन 2 ईयर। 11 में आपको निकालना है और 51 दे रखा है, 61, 71, 81 दे रखा है। यानी आपको पता है कि पी नॉट का वैल्यू 120, 161,000 है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ की तो आप क्लियर करिएगा कि इंक्रीमेंट आप लोगों का कितना आ रहा है। अगर यहाँ की मैं बात करूं तो देखो, इसमें इंक्रीमेंट आप लोगों का आ रहा है लगभग 18 का, इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है आपका 21 का, और इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है लगभग आपके 29 का। अब मेरी बात को समझकर चलना कि आप लोग करते क्यों। यू नीड टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट। आपको अपना यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना होता है कि कितना कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट आया है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो के था आपका ग्रोथ रेट था, वो ग्रोथ रेट परसेंटेज में चल रहा था। ये रहा, दिस इज इन द परसेंटेज टर्म। तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बहुत बेसिक है। हाउ एक्चुअली यू आर गोइंग टू फाइंड द परसेंटेज। आपने का कितना इंक्रीज हुआ है, के इज इक्वल टू इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन बेस पॉपुलेशन, है ना। आपके पॉपुलेशन में इंक्रीज होना और बेस पॉपुलेशन में इंक्रीज होना, वो सिर्फ आप लोगों के लिए ऐसे चलेगा। और आपने मुझे यहां से कहा कि आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 18, और बेस पॉपुलेशन आपके पास कितना आ रहा था यहाँ पर 93 into 100। when I will be going to solve it, I will get one answer that is called 19.35। क्लियर हुआ। ठीक इसी की तरह ये तो हो गया K1। K2 आप लोगों का कितना आ रहा है इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट यहाँ पर आ रहा है 21 का, और नीचे आ रहा था आपका 111 into 100, 18.9।
ठीक इसी तरह यू विल बी गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 29, और ये किससे बढ़ रहा था 132 into this. When you are going to solve it, you will find the value of this 21.9. तो ओवरऑल मेरे पास k आ जाएगा 19.3 इंटू में 18.9 इंटू में 21.9 इसकी पावर 1/3 एंड द नेचुरल वैल्यू फॉर द k इज कैलकुलेटेड एज 20.03%. तो आपने k की वैल्यू निकाल ली, अब आपको सारी चीजें पता ही है. अच्छा, नंबर ऑफ ईयर्स कैसे कैलकुलेट होंगे? देखो डिकेड्स का सीन चल रहा है, इसमें भी 10 10 10 सारी चीजें 10 है. फर्दर मैं कह दूंगा 1991, फिर 2001 और फिर 2011 आएगा, यानी कितनी डिकेड्स हो गई? 1 2 3. एन की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा आपकी बार. पी एन कितना आ जाएगा आपका? पी 2011 वो आ जाएगा 161,000. 1 प्लस में 20.03 अपॉन 100 परसेंटेज टर्म है ना, अपॉन 100 की पावर 3. विल सॉल्व इट एंड गेट द आंसर, एंड योर आंसर विल बी इक्वल टू 278417. इतनी पॉपुलेशन आपको 2011 में देखने को मिलेगी. ये है आपका जीओआई मेथड. जीओआई मेथड के तहत मैं कुछ आप लोगों को नोट करके लिखवाना चाहता हूँ, आपके काम आएगा. लेकिन उससे पहले प्लीज से यस टू मी वेदर यू गेट ऑल द थिंग्स और नॉट. आदित्य, बताएंगे? अभी 2 मिनट बात करते हैं आदित्य, फिर आगे चलेंगे. पहले तो ये बताओ अभी ओके चल रहा है कि नहीं चल रहा सर? मतलब जो चाहते हैं बेसिकली अपनी पढ़ाई के लिए एनवायरमेंट, जैसा कि आपको पता है हमने अपने ऑफलाइन बच्चों के लिए स्टार्ट करी है ना, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग वो चीज है कि नहीं है, या किसी और चीज की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? बिकॉज आई ओनली वॉन्ट वन थिंग कि ऑफलाइन वाले बच्चों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो मेरी. वो तो हम अपने टाइम सेविंग के लिए ऑनलाइन का और ऑफलाइन का मिक्स कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता किसी तरह की भी कोई कमी रह जाए. इसीलिए जो भी हो प्लीज बताएंगे. चलो, और ऋषभ को नहीं बोला यार, ऋषभ आया नहीं. गुड आफ्टरनून सर. हाँ, गुड आफ्टरनून ब्रदर. हाँ सर. अरे सर, जो आरसीसी वाली क्लास करी थी आपने, हाँ तो वो तो क्लास में हमें हो ही नहीं थी, इंटरनेट प्रॉब्लम हो, शायद दिक्कत हो गई थी ना उसमें. हाँ, तो लास्ट में दिक्कत हुई थी. हाँ, मैं जैसे ये पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ हमें उसी दिन मिल जाएगी ना सर इस ऐप पे? तुरंत अभी अभी खत्म होगा ना, तुरंत की तुरंत ऐप पे डाल दूंगा पीडीएफ. हाँ, क्योंकि पीडीएफ पे ऐसा होता है ना सर, नोट्स बनाने के लिए थोड़ा सही होता है, फिर क्लास तुरंत टूट की जाती है तुरंत तो फिर दिक्कत आ रही है. तुरंत की तुरंत पीडीएफ आ जाएगी. हाँ, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें. मतलब या क्लास लेट हुई सर, 1 बजे से स्टार्ट हुई, 12 बजे से स्टार्ट हुई. नहीं नहीं, एक से ही होगी यार, वो मैं गलती से 12 बजे बोल गया. 1 बजे से स्टार्ट करेंगे डेली. अच्छा अच्छा, वही मैं कोई 12 बजे दिक्कत देख रहा तो था, क्लास हुई थी. है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना 1 बजे? नहीं नहीं, वो दिक्कत तो नहीं, हमें क्या दिक्कत सर, अपने सब टाइम बराबर है अपने लिए तो. हाँ तो ठीक है, 1 बजे कर लेंगे स्टार्ट. हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, बाकी सब सही चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चल रहा है, कर लेंगे सर. ठीक है. हाँ, इससे क्या हाँ है ना, अपना यार टाइम भी कम लगेगा, और डाउट सेशन तो हम ऑफलाइन में डिस्कस करेंगे. हाँ, आज एक डाउट तो मिल करके, लेंगे सर. हाँ. और मैं तुम्हें क्वेश्चन भेज दूंगा पीडीएफ के लिए, तुम वो सॉल्व यस. करके फिर एक दिन डाउट की क्लास कर देंगे. ठीक है, यस सर. यस सर, एक्चुअली टाइम भी अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा ना सर ऐसे में, यही यही मैं सोच रहा हूँ अभी. क्योंकि वो लिखा है 2-3 महीने में. ये सर ठीक हो जाएगा फिर सर. हम्म. चलो ठीक है ना. ठीक ठीक सर. ठीक सर. हम्म. इसमें क्या हो गया? ओके, तो एक दो चीज नोट करके लिख लो यार, काम आएगी. पेज खत्म हो गया. ओके, तो पेज कौन सा? नोट करके लिखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल्स जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल्स
adopt which method? Government of India manuals adopt geometric mean method for the population forecasting. Geometric mean method for population forecasting because आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ज्योमेट्रिक मीन मेथड को फॉलो करता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए बिकॉज बाय दिस मेथड we get some extra value of population. हम इस मेथड के थ्रू एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन लेकर चलते हैं विच एक्ट एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तरह एक्ट करता है, इसीलिए हम इस मेथड को फॉलो करके चलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी मेरी बात आती है यहां पर इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिख देता हूं कि जीओआई मेथड जो है आपका, ज्योमेट्रिक मीन मेथड जो है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, सॉरी मीन क्यों कर रहा हूं मैं, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो आपके पास आया है, इट गिव्स हाई रिजल्ट, जनरली गिव्स हाई रिजल्ट of population which is suitable for cities growing with fast rate। जैसा कि मैंने ऊपर लिखवाया वही चीज मैंने यहां पर नीचे लिखी है। whereas अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड AIM, ठीक है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को मैं AIM लिख रहा हूं, गिव्स लो रिजल्ट, shows slow growth rate। सो अभी इस रिजल्ट के बिहाफ पर आई वांट ओनली वन थिंग फ्रॉम योर साइड कि आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर आपके पास कोई न्यूली डेवलप्ड सिटीज है तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? GIM मेथड। और अगर आपके पास कोई ओल्ड सिटी है जिसमें ग्रोथ रेट कमी है, लोग कम ही रह रहे हैं और नए लोग तो बिल्कुल आके नहीं बस रहे, उसके लिए आप डेवलप करेंगे AIM, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। Now next method come into my mind is called incremental increase method. Now what do you mean by the term incremental increase method? देखो दो बारी इंक्रीज हो रहा है, दो बारी आपके पास इंक्रीमेंट आ रहा है, एक इंक्रीमेंट एक इंक्रीज का भी इंक्रीज करना है उसमें आपको। हम पढ़ के चलते हैं क्या होता है, एक फॉर्मूला सही सजेस्ट करेंगे पहले तो। Pn is equal to P naught of n into x plus n into n plus 1 by 2 of x and so on, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों का काम आएगा। सबसे पहले तो ये आप यूज कहां पर करेंगे? दिस मेथड इज यूज्ड वेयर? ये मेथड आप लोग यूज कहां पे करेंगे? जहां पर आप लोगों का रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है, वेयर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है इज नॉट कांस्टेंट, वो आपका कांस्टेंट नहीं होता, वेरी करता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर करते हुए आगे चलना है। आगे मेरी बात आती है, अब आप इसको लिखेंगे कैसे, उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास, या क्वेश्चन की मदद से ही समझा दो, लिख लो। एक टर्म आएगी x बार, दैट इज कॉल्ड x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अपॉन n, दैट इज फॉर n डिकेड्स। और एक टर्म आएगी तुम्हारे पास y बार इज एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन m। What the x denotes to you? X denotes to you average increase of population. X क्या है? Average increase of population है। और आपके पास Y क्या है? Y आप लोगों का है average of incremental increase. ठीक है, ये छोटी सी चीज तुमको ध्यान में रखनी है। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एज पर द सेंसस रिकॉर्ड्स 1911 से 71 तक पॉपुलेशन आपको टेबल में दे रखी है।
तुमको कह रहे हैं कि यहाँ पर वाटर सप्लाई हैज टू बी कमेंस फॉर 1996, इट इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट 10 साल की पॉपुलेशन, हेंस 2006 में इंटरमीडिएट पॉपुलेशन 15 साल बाद क्या होगी, बस आपसे यही पूछा जा रहा है। तो बेसिक चीज क्या है ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, टेबल बना लेते हैं छोटा सा, ईयर, पॉपुलेशन, इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंटल इंक्रीज। तो अगर मैं बात करूं 1911 की, 21 के, 31 के, 41 के, 61 और 71, तो अभी पॉपुलेशन कितना कितना है, 40,185 है, 44,522 है, 60,395, 75,614, 11, 21, 31, हाँ आदित्य, ये 1941 1951 भी तो है सर बीच में। मैं वही देख रहा हूँ, कुछ लिखना भूल गया लग रहा है। वो 1951 1961 और सर अगर मान लो इंक्रीमेंट में इंक्रीज ही होगा सर, डिक्रीज हुआ तब हाँ तो वो वापस। माइनस लग जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक ठीक सर। ये 51, 61 फिर 71 ऐसे चलेगा। चलो कोई नहीं, वो तो हम लिख लेंगे। 75,614, उसके बाद 98, 88, 6, 1, 2, 4, 2, 3, 0। यार इसका ही ले लेते हैं, 71 रहने देते हैं फिर, या लिखना हो तो लिख लेंगे। हम सिर्फ मेथड को समझ कर चलते हैं फिलहाल, मेथड क्या कह रहा है अपने को। अगर क्वेश्चन को समझा तो मैं यहां से कह सकता हूं, पहले तो इंक्रीमेंट निकालते हैं। इन दोनों का इंक्रीमेंट कितना आएगा, आराम से निकाल लेते हैं, और वो मेरे पास आ रहा है 4337। इन दोनों का इंक्रीमेंट कितना आएगा, वो आपने आराम से निकाला, एंड इट्स वैल्यू इज गिवन टू यू एज 15873। इन दोनों का इंक्रीमेंट कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 15219। फर्दर इन दोनों का इंक्रीमेंट आपके पास आ रहा है 23272, और उसके पास इन दोनों का हो गया ना, हाँ इन दोनों का इंक्रीमेंट आ रहा है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 25344, और लास्ट वाले का आपके पास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड 37570। अब एक बार तो इंक्रीमेंट हो गया, अब फर्दर इसका इंक्रीमेंट निकालना है। फर्दर इंक्रीमेंट कितना कितना आ रहा है वो निकालना है। अब डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है वो भी कैलकुलेट करते हुए चलना है, ठीक है। तो अभी आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 11536। उसके बाद इसका आ जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, देखो इससे ये कम में जा रहा है, तो यहाँ पे तो प्लस लगा दो, यहाँ माइनस हो गया, तो लास्ट में हम एवरेज निकालेंगे सबका। फर्दर प्लस में 8053, फर्दर आपके पास जा रहा है यहाँ पर प्लस में 2072, और फर्दर आपके पास जा रहा है यहाँ पर प्लस में, दैट इज 9226। ठीक है, ये आपके पास टोटल वैल्यूज आ गई है। अभी आप देख रहे हो कि टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कॉलम नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं, तो टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना आ रहा है, टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन आप सबको ऐड कर देंगे जब, तो आपके पास आ रहा है यहाँ पर 118,615, और आपको बोला गया है टोटल इंक्रीमेंटल इंक्रीज कितना आ रहा है, टोटल इंक्रीमेंटल इंक्रीज कितना है, दोबारा से कितना इंक्रीज हुआ है फर्दर, वो आपके पास आ रहा है 3233। तो एवरेज इंक्रीमेंटल अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगा, जरा क्लियर करते हैं। एवरेज वैल्यू ओवर डिकेड कितना हो जाएगा आपका, एवरेज वैल्यू पर डिकेड, यानी आपके पास आ जाएगी एक्स बार, वो आपका हो जाएगा टोटल 6 डिकेड है ना, हाँ 6 डिकेड आ गई ना, 1 2 3 4 5 6 डिकेड आ गई इंक्रीज के लिए। तो आपके पास एक्स बार की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ रही है वो 118,615/6 इज इक्वल्स टू 19769। ठीक इसी तरह एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज वैल्यू कितनी है, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, लेट इट बी वाई बार, एंड वाई बार आपके पास आ जाएगा 30233। कितनी वैल्यूज है, 4 5 6 की 5 बनेगी, हाँ वो आ जाएगा 6047। तो आपने ये चीज कर लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही।
तो अब आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आपने क्या लगाना है यहाँ पर, पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 ऑफ वाई बार। ठीक है, अगर इसके बाद भी चलता है तो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 ऑफ 6 इंटू वाई डबल बार। अब ये वाई डबल बार क्या है समझ कर चलना, वाई डबल बार होगा आप लोगों का फर्दर इंक्रीज, इनके बाद की जो आएगी वो होगी आपकी वाई डबल बार। ठीक है, यहां पर जो आएगी वो वाई डबल बार वैल्यू मिलेगी। तो यहां तक पेपर में जनरली आता नहीं है, बस इतना ही आता है आप लोगों का। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा तुम लोगों के पास, पहले आप लोग निकाल लो यहाँ पर 2006 के लिए अगर आप निकालना चाहते हो तो 2006 के लिए पी नॉट का वैल्यू तो सेम ही रहेगा 158,800। एक्स बार भी आपको पता ही है यहाँ पर, और उसके बाद 2006 तक की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैंने कहा एन इंटू 19769 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 यानी 3.5 इंटू 4.5 बाई 2 इंटू वाई बार कितना आ रहा था आपका 6047। यू विल बी गोइंग टू गेट एंड सॉल्व इट। एक बार मेरे को यस कर देंगे समझ आया कि नहीं आया। हेलो। हेलो। हाँ आदित्य। अरे सर, जो हम ये इंक्रीमेंट निकाल रहे हैं, जो एक्स निकाल, उसमें प्लस माइनस का खेल नहीं है सर, उसमें उसमें माइनस में नहीं आएगा? हाँ तो वो प्लस माइनस करने के बाद ही वैल्यू आई है। अरे नहीं समझे सर आप, जैसे हमने ये पहले पहले हमने इंक्रीमेंट निकाला, ये पहले वाला इंक्रीमेंट निकाला हमने, ये सारी ये सारी हमारी पॉजिटिव आई हैं। हाँ ये सारी पॉजिटिव है। उसके बाद इंक्रीमेंट, इसके बाद जो हमने निकाला इंक्रीमेंट का इंक्रीमेंट माइनस। निकाला, वो प्लस माइनस आया है। तो हाँ ये जो पहले निकाला ये भी तो प्लस माइनस आ सकता है, जिसे इसमें पहले हमने निकाला, इसमें जो 40 40 ये जा रहे हैं वो नीचे 44 जा रहे हैं। अगर ये डिक्रीज हो रहा है जैसे तो वो माइनस होगा ही होगा। ठीक है ना, तो सर साइन कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। समझे नहीं? जैसे ये पहले वाला 40,000 में से हमने 44 नीचे वाले से ऊपर घटाया तो पॉजिटिव आया हमारा ये। हाँ और इसके बगल वाले में जो हम उसके बाद जो हमने निकाला है, ठीक है, वो 40 15 में से निकाला वो पॉजिटिव, नीचे वाले में से घटाया तो हमारा ये माइनस। तो ऐसे हम यहाँ से घटाएंगे, जब 44 में से घटाएंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए ना ये। 44 में से 40 घटाएगा तो पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ, तब तो पॉजिटिव आया तो ठीक है सर वो। हाँ ठीक है, 60 में से 45 24, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना है ना सर? हाँ हाँ, इंक्रीज कैसे पता लगेगा, इंक्रीज जब भी तो पता लगेगा ना कि 10 सालों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। बाद वाले में से अच्छा। पहला घटाएगा जब भी तो इंक्रीमेंट आएगा। हम्म। समझा। ठीक है सर। ठीक ठीक सर। हाँ, और अगर इसी में नेगेटिव साइन आ जाए तो आप डिक्रीमेंट लगा देना। अगर इसी में पूछ हम्म। ले नेगेटिव साइन आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन है ये खुद करेंगे होमवर्क से, हम्म। इसमें आपको डिक्रीज मिलेगा सारा, सारी ओके वैल्यू सर। डिक्रीमेंट आएगी। ठीक है ना। ठीक सर। हाँ, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। इस यस चैप्टर सर। के न्यूमेरिकल मैं डाल दूंगा, अभी पीडीएफ डाल दूंगा, शाम तक न्यूमेरिकल आ जाएंगे और वो प्रैक्टिस करना, फिर कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यस सर। यस सर। बाय।